Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla and today is 28th of March 2023, Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और आपको फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स भी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनेंस रिलेटेड और इकोनॉमी रिलेटेड अदर अपडेट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो की रिकमेंडेड प्ले स्पीड है 1.25x। तो देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। Whenever you see a successful person, you only see a public glories, never the private sacrifices to reach them। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट में सेल बेल्को स्टेक नेक्स्ट फिस्कल ईयर। पिछले लास्ट 2 डिकेड से गवर्नमेंट भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बैल्को बोलते हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रही है। जो गवर्नमेंट का रिमेनिंग शेयर है बैल्को में या भारत एल्युमिनियम में, उसको पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज करना चाह रही है। पिछले 20 सालों से उस पर्टिकुलर सेल को या स्टेक को सेल करना चाह रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न पिछले 20 सालों में, हम बोल सकते हैं 2 डिकेड्स में, फ़िलहाल बैल्को के जो रिमेनिंग शेयर्स हैं गवर्नमेंट के पास, उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाया, उसको गवर्नमेंट सेल नहीं कर पाई है। बट अब ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है, फिस्कल ईयर 24, इसमें प्रॉबली गवर्नमेंट भारत एल्युमिनियम का जो प्राइवेटाइजेशन है वो कर दे। प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो उसका रिमेनिंग शेयर है वो सेल कर दे मार्केट में गवर्नमेंट। और इसके लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी दीपम से कांटेक्ट कर चुकी है और रोड मैप तैयार हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेक सेल के लिए प्रॉपरली रोड मैप तैयार है और इस बार जो भी रोड मैप तैयार किया गया है वो दीपम से फ्रेश एडवाइस पर लेकर, जो पुराना जो रोड मैप था, जो पुराना जो प्रपोजल था, उसको फिलहाल के लिए क्वैश करके एक नए तरीके से, नए सिरे से एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये फ्रेमवर्क फाइनलाइज हो जाता है तो इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र अपॉइंट करेगी, लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करेगी और बहुत जल्दी ये जो सेल है ये स्टार्ट हो जाएगी और प्रॉबली इसको वाइंड अप कर देगी गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। EU नियर रूल्स फॉर एमिशन फ्री कार्स बाय 2035 आफ्टर जर्मन डील। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर इस बार जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हमने भी रिसेंटली कार्बन टैक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसको यूनिफॉर्मली अप्लाई करने की बात हो रही थी। इसमें EU ने कहा था कि जितने भी कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट मेटल EU इंपोर्ट करता है उन सब पर ये कार्बन एमिशन टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के इंडिया के अपने रिजर्वेशन थे, वो न्यूज़ भी हमने कवर करी थी। अब रिसेंटली EU जो है वो एमिशन फ्री कार्स के लिए रूल बनाना चाह रहा है। बेसिकली जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कुछ नए रूल लाने की बात कही है। तो 1 मंथ के प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद या कई राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद फाइनली जो यूरोपियन यूनियन है वो एग्री कर गया है लैंडमार्क रूल्स पर। क्या लैंडमार्क रूल है? दैट विल रिक्वायर द न्यू कार्स टू हैव ज़ीरो एमिशन, यानी 2035 तक जितनी भी कार हैं, 4 व्हीलर्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, उन सब में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा इंजन यूज़ किया जाए कि उनका जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो हो जाए। तो बेसिकली जो कंबस्टन कार्स हैं उनका ऑल्टरनेटिव, इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव सर्च करने की बात कही जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है दिस मे लीड टू एंड ऑफ इफेक्टिव एंड टू द एरा ऑफ कंबस्टन कार बाय 2035, यानी 2035 तक यूरोपियन यूनियन ये कोशिश कर रहा है कि जितनी भी कार्स हो, जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हों यूरोपियन यूनियन की रोड पर, उनका कार्बन एमिशन ज़ीरो हो। तो जितने भी एनर्जी मिनिस्टर्स हैं दे आर शेड्यूल्ड टू साइन ऑफ द रूल्स स्लैशिंग द एमिशन फ्रॉम द ऑटो सेक्टर ऑन ट्यूसडे, यानी आज ये डील पर साइन हो जाएगा। और इसी के साथ एक एग्रीमेंट भी होगा EU एग्जीक्यूटिव आर्म और जर्मनी के बीच में ऑन द प्रोविजन दैट वुड अलाउ रूम फॉर कार्स रनिंग सोली ऑन सो कॉल्ड ई फ्यूल, यानी 2035 के बाद जो भी फॉसिल फ्यूल जो भी है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा ई फ्यूल से। डेफिनेटली अगर ई फ्यूल यानी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनसे रिप्लेस कर जाएगा जिसमें कार्बन एमिशन कम्प्लीटली ज़ीरो होता है। तो आज के दिन जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं
EU के, वो इस डील को साइन करेंगे। इसके अलावा जर्मनी के साथ भी एक और डील साइन हो रही है EU के एग्जीक्यूटिव आर्म की, जो प्रोबेबली इस पर्टिकुलर एम्बिशियस प्लान को और ज़्यादा स्पीड में implement करेगी. So after the minister backs the deal, now European Commission will put forward rules so that the e-fuel cars are permitted on European road. तो बेसिकली जर्मनी के साथ ई-व्हीकल को प्रोवाइड करने का डील किया है यूरोपियन यूनियन ने, और इसके साथ ही ये एक जो लैंडमार्क रूल फ्रेमवर्क तैयार हुआ ये भी साइन हो जाएगा आज। और ऐसा कहना है कि इस तरह का रेगुलेशन जो है वो डेफिनेटली कार्बन एमिशन का जो टारगेट है EU का उसको अचीव करने में भी हेल्प करेगा। और डेफिनेटली अगर हम देखें अर्थ में, तो अर्थ में जिस तरीके से हमारे जो यूनाइटेड नेशन के UN के जो चीफ है, उन्होंने जिस तरीके से अर्थ को लेकर के फोकास प्रेडिक्शंस किए हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिस पर्टिकुलर स्टेप बाय यूरोपियन यूनियन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्टेप। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद प्रोबेबली अदर कंट्रीज़ में, अदर रीजनल ब्लॉक्स में भी हमें इस तरह के प्रपोजल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर ये जो प्रोसीजर, जो फ्रेमवर्क है, जो नया लैंडमार्क रूल आया है, अगर ये पार्लियामेंट से और मेंबर ऑफ स्टेट्स के जो पार्लियामेंट से उससे रिजेक्ट हुआ था, तो भी EU जो है वो एक डिफरेंट प्रोसीजर पर जाएगा टू वर्क आउट विद ई फ्यूल। इट मीन्स 2035 का जो टारगेट है ई फ्यूल को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, वो अचीव करेगा EU बाई एनी मीन्स। अगर मेंबर कंट्रीज या पार्लियामेंट इस पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर देते हैं, तो देयर विल बी द डिफरेंट प्रोसीजर टू वर्क टुवर्ड्स दिस ई फ्यूल। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन page number 1 of Mint paper. First citizens to buys much of failed Silicon Valley Bank. First Citizens Bankshare INC is one of the nation's third largest regional bank. तो जो तीसरा सबसे बड़ा रीजनल बैंक है फर्स्ट सिटीजन्स, उसने सिलिकॉन वैली बैंक का एक बिग शेयर खरीदा है मोर देन 2 weeks आफ्टर द लेंडर कोलैप्स। तो फाइनली बैंकिंग सिस्टम में कोई इमर्ज होकर के सामने है जिसने सिलिकॉन वैली बैंक का एक सिग्निफिकेंट शेयर खरीदा है, बिग शेयर खरीदा है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द SVB बैंक। तो बेसिकली फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको फर्स्ट सिटीजन, जिसने ये अनाउंस किया कि जो फर्स्ट सिटीजन है दैट इज एक्वायरिंग ऑल द सिलिकॉन वैली डिपॉजिट्स, लोन एंड ब्रांचेस। और इस एक्विजिशन के बाद जो फर्स्ट सिटीजन है वो मंडे से, यानी कल से, जिसने नई ओनरशिप के तहत SVB को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो SVB ऑपरेट होना भी शुरू हो चुका है अंडर न्यू ओनरशिप। और अगर अमाउंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $119 बिलियन के डिपॉजिट्स थे SVB में, अप्रॉक्सीमेटली $72 बिलियंस के SVB के लोन्स थे एट अ डिस्काउंट रेट, जिसको खरीदा है फर्स्ट सिटीजन से $16.5 बिलियन में। और अप्रॉक्सीमेटली 90 बिलियन की जो सिक्योरिटीज़ थी वो भी रिसीव करी हैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट सिटीजन लार्जेस्ट रीजनल बैंक ने। तो इस अमाउंट हम देखते थे कितने डिपॉजिट्स थे, कितने लोन्स थे, कितनी सिक्योरिटीज़ थी जिसको एक्वायर किया है फर्स्ट सिटीजन्स ने। तो मार्च 10 से जो SVB का कंट्रोल है वो आ जाएगा, किसके हाथ में आ गया है, किसके हाथ में, फर्स्ट सिटीजन के हाथ में। तो अब ऐसा कहा जा रहा है प्रॉबेबली जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स में जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, एक फियर बना हुआ था SVB के कोलैप्स को लेकर के, प्रॉबेबली वो थोड़ा सा ओवरकम हो सकता है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। लेंडर्स टू प्रोसीड विद RCAP ऑप्शन। तो फाइनली RCAP का ऑप्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक कोर्ट ने इसके लिए गो अहेड भी दिया। तो जो लेंडर्स हैं रिलायंस कैपिटल के, दे हैव डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सेकेंड राउंड ऑफ ऑक्शन ऑन 4 अप्रैल। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद RCAP के ऑक्शन के लिए, RCAP के बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए जो रास्ता था वो क्लियर हो चुका है। 4 अप्रैल को सेकेंड राउंड का ऑक्शन किया जा सकता है। तो हिंदुजा ग्रुप और आरकॉम के बीच में जो फिलहाल जो टसल था वो अभी के लिए रिजॉल्व हो गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लेंडर मस्ट हेयर बोरोवर्स बिफोर लिस्टिंग अकाउंट एज फ्रॉड। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को तेलंगाना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में बोला था कि किसी भी बोरोवर अकाउंट को, किसी भी अकाउंट को बैंक में फ्रॉड डिक्लेयर करने से पहले जो बोरोवर है, जो उसको प्रॉपर हेयरिंग का राइट दिया जाना चाहिए, मतलब उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसको बताया जाना चाहिए क्या हो रहा है, उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाना चाहिए और उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके रीजन बैंक को, लेंडर्स को सुनने पड़ेंगे बिफोर डिक्लेयरिंग एनी अकाउंट एज फ्रॉड अकाउंट।
तो इसके बाद इस पर्टिकुलर डिसीजन के अपहेल्ड होने के बाद अब जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा जो फेयर है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है बैंक के पास वो ये है कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला एक्चुअली है नहीं। अगर कोई अकाउंट फ्रॉड है, अगर कोई अकाउंट एनपीए हो रहा है और फ्रॉड की लिस्ट में आ रहा है तो डेफिनेटली उसको बोरोवर जो है यूनिलेटरली, जो लेंडर्स जो हैं वो यूनिलेटरली डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रॉड अकाउंट। लेकिन अगर बोरोवर को सुना जाएगा या उनको हेयरिंग का चांस दिया जाएगा तो डेफिनेटली इट विल सिंपली लेंथन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ फ्रॉड अकाउंट। इससे कोई बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चेंज ऑन ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसी के साथ पेज नंबर 6 पर दिया हुआ भी एक आर्टिकल हम कवर करेंगे। आर्टिकल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डिसीजन से रिलेटेड है, जो कि अभी हमने मिनट में ये न्यूज़ कवर करी। तो यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को डिटेल में कवर किया। अप्रॉक्सीमेटली 3 आर्टिकल आज बिजनेस स्टैंडर्ड में ऐसे पब्लिश हुए हैं जो कि इसी पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिलेटेड है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में कवर किया है, लेंदी मैनर में कवर किया है या एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था दिसंबर 2020 का उसको अपहेल्ड किया है और ये कहा है कि किसी भी अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करने से पहले लेंडर्स को, बोरोवर्स को पूरा चांस दिया जाए कि उनको सुना जाए, उनकी बात को सुना जाए। तो बोरोवर शुड बी अलाउड टू बी हर्ड बिफोर बैंक डिक्लेयर एनी पर्सन्स अकाउंट एज फ्रॉडुलेंट। तो अभी हमको 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि जाननी पड़ेंगी कि क्या एक्चुअली बेसिकली इशू है। ये जो केस था ये एसबीआई की अपील पर चल रहा था। एसबीआई स्टैंड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपील करी थी जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2016 में एक नोटिस दिया था। क्या नोटिस दिया था रिजर्व बैंक, या सर्कुलर जारी किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया था कि बैंक्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो फ्रॉडुलेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट हेयरिंग देम। 2016 में आरबीआई ने ये सर्कुलर जारी किया था जहां पर बैंक्स को ये अथॉरिटी दी थी कि बैंक्स जो हैं, यानी बैंक्स हेयर मीन्स जो लेंडर्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वेंशन के, अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग, अपने विवेक के अकॉर्डिंग किसी भी विलफुल डिफॉल्टर को फ्रॉडुलेंट अकाउंट या फ्रॉड अकाउंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। उसी को लेकर के एक केस चल रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई डिफरेंट फोरम में अपील करी थी इस पर्टिकुलर फोरम में। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 2016 में आरबीआई का सर्कुलर आया कि बैंक जो हैं वो विदाउट हेयरिंग द बोरोवर दे कैन डिक्लेयर, दे कैन ऑन द देयर ओन कन्वेंशन बेसिस दे कैन डिक्लेयर एनी अकाउंट एज अ फ्रॉडुलेंट। तो इसको इमीडिएटली कई सारी कोर्ट में चैलेंज किया था इस मास्टर सर्कुलर को, जहाँ पर फ्रॉड, जिसको बोला था फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग सर्कुलर। तो इसमें सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई ने इसको इशू किया था। दिस पर्टिकुलर सर्कुलर वाज चैलेंज्ड इन तेलंगाना हाई कोर्ट, जहां तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में कहा था कि बोरोवर्स को पूरा राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, उनको सुना जाना चाहिए। कोई भी बैंक्स किसी भी अकाउंट को विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट अकाउंट में क्लासीफाई करने से पहले जो उसके बोरोवर्स हैं उनकी पूरी बात सुने, उनको भी सुनने का मौका देना चाहिए। तो इसी को लेकर के तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसीजन जो दिया था, इस डिसीजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि नहीं, जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है इट शुड नॉट बी डन। जो आरबीआई का कहना है कि बैंक्स अपने अकॉर्डिंग विलफुल जो डिफॉल्टर्स हैं उनको क्लासीफाई कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज़ कही कि किसी भी अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर करने से पहले आप उसके बोरोवर्स को सुनिए, उन्हें पूरा राइट दीजिए कि वो अपनी बात फोरम पे या प्लेटफॉर्म पर रख पाएँ। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी तेलंगाना हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को, जो कि दिसंबर 10, 2020 में इसको अपहेल्ड किया है, तो प्रोबेबली इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन देखने को मिल सकते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। तो बेसिकली एसबीआई और आरबीआई ने ये अपील फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, इसको ये लोग हार गए हैं, बोल रहे थे इस केस को हार गए हैं। और इसके बेंच ने बेसिकली क्या है, इट्स अ सिंपल नेचुरल जस्टिस केस। नेचुरल जस्टिस में 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो यू माइट बी नोइंग, जिसमें से एक ये भी प्रिंसिपल होता है किसी भी एक्यूज को प्रॉपर राइट दिया जाए, उसको बताया जाए कि उसको क्यों, उस पर किस चीज़ का, किस बात का उस पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, क्या उस पर केस चल रहा है, और उसको सुना जाए, उसको भी प्रॉपर हर्ट करने का चांस दे दे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, उसने किन सर्कमस्टांसेस में ऐसा क्राइम किया है। तो ये इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और इसी के अकॉर्डिंग जो बोरोवर्स हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करें, वो अपना एक्सप्लेनेशन दें, और भला कि उसकी आप ऑडिटिंग करें वो अलग अलग केस है। डिसीजन क्लासिफाइंग बोरोवर्स अकाउंट फ्रॉडुलेंट मस्ट बी मेड बाय द रीजन्ड ऑर्डर, मतलब बैंक को प्रॉपरली रीज़न देना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर बैंक को, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को क्यों फ्रॉड अकाउंट में डिक्लेयर किया गया है, क्यों विलफुल डिफॉल्टर्स के अकाउंट में डिक्लेयर किया गया है। और इसके बाद बोरोवर को भी पूरा चांस दिया जाना चाहिए कि उसकी बात सुनी जाए। तो विलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए जो अगर एफआईआर फाइल करने जा रही है बैंक, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं ना, डिफ़ॉल्टर्स होते हैं बेसिकली। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स वो होते हैं जो कि जानबूझकर डिफ़ॉल्ट होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू रीपे द लोन बट इंटेंशनली वो फ्रॉड के तहत इस पर्टिकुलर अकाउंट को पे नहीं कर रहे होते। तो विलफुल डिफ़ॉल्टर बोलते हैं उनको, फ्रॉडुलेंट डिफ़ॉल्टर्स भी बोलते हैं। तो जब कोई भी अकाउंट जो है वो विलफुल डिफ़ॉल्टर या फ्रॉड डिक्लेयर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट एफआईआर होती है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि किसी भी के अकाउंट को विलफुल डिफ़ॉल्टर्स या फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर करने से पहले, एफआईआर करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर बोरोवर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके रीज़न सुनने पड़ेंगे। सो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नॉट रिक्वायर्ड बिफोर एन एफआईआर इज लॉन्च। क्योंकि किसी भी अकाउंट को अगर आप फ्रॉड अकाउंट में क्लासीफाई कर रहे हो तो डेफिनेटली इट हैज़ अ सिविल एंड पीनल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द बोरोवर्स। तो आप उसको पहले उसको सुने, इसके बाद ही पर्टिकुलर अकाउंट को क्लासीफाई करें। हालांकि एफआईआर लॉन्च करने से पहले अगर ऐसा कोई भी हेयरिंग का केस जो है वो अप्लाई नहीं होता, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले यू हैव टू हियर इट। वंस द अकाउंट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज विलफुल डिफॉल्टर देन बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन मूव टू एफआईआर। उसके लिए किसी भी तरह का हेयरिंग या बोरोवर्स को हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी नहीं। तो बेसिकली कुछ की पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए। अब रीज़न क्या है इसका कि क्यों बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको बहुत डिटेल में कवर किया, इसका रीज़न है कि इसके हमें स्पिल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब जो बैंकर्स हैं, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेंडर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि कई सारे जो प्रीवियस केसेस हैं जहाँ पर बोरोवर्स को नहीं सुना गया है, उनसे नहीं पूछा गया है, उन सारे केसेस की रीओपनिंग हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजंस का जो इम्पैक्ट है वो इस तरीके से देखने में मिल सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो कई सारे जो फ्रॉड अकाउंट्स हैं जहां पर बोरोवर्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं जहां पर बोरोवर्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी कि उनको सुना जाए, वो सारे अकाउंट जो हैं वो फिर से ओपन किए जा सकते हैं ऑन दिस ग्राउंड। और इसके अलावा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को ये भी लगता है, बैंकर्स को ये भी लगता है कि प्रॉबेबली इससे कोई मटेरियलिस्टिक चेंज आने वाला नहीं है। जो अकाउंट बैंक्स क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स कौन है। बोरोवर्स को सुनने से केवल और केवल जो है वो उस अकाउंट को विलफुल डिफ़ॉल्टर्स या फ्रॉडुलेंट अकाउंट डिक्लेयर करने की जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाएगी। इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड चेंज आने वाला नहीं है। सो लेट अस सी कि क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है और इसी से रिलेटेड है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स फ्रॉड टैग वर्डिक्ट ओनर्स नाउ ऑन बैंक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट के बाद जो कि मंडे को दिया है कि बोरोवर्स मस्ट बी हर्ड बिफोर एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज फ्रॉड हैज़ कम एज अ बिग रिलीफ फॉर इंडियन कंपनीज। तो ये तो अभी तक तो हम बैंक्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम बोरोवर साइड को देखें, इंडियन कंपनीज या बेसिकली ऐसे जो कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोन लिए हैं, उनके लिए एक बहुत ही रिलीफ का पॉइंट है। चाहे वो स्मॉल बोरोवर हो, चाहे वो लार्ज बोरोवर हो, कैन नाउ सीक अ री लुक एट देयर केसेस। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस है, कई सारे हो सकता है जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, बड़े बिग टिकट अकाउंट्स हैं, वो इस केस को, अपने केस को दोबारा से ओपन कर लें ऑन दिस ग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो अब जो जिम्मेदारी है वो बैंक्स पर है कि कैसे नेचुरल जस्टिस को बैंक्स जो है वो इंश्योर करें, स्पेशली जो एग्रीव्ड बोरोवर्स हैं जिनको कैजुअली इस पर्टिकुलर टैग में डाल दिया गया था कि वो उनका जो अकाउंट है वो फ्रॉड अकाउंट है। सो लेट अस सी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर डायरेक्शन फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जुलाई को 2016 में जो ऑर्डर आया था, अब उसको एक क्वैश के बाद किस तरीके से बैंक्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। एंड दिस इज द फ्रॉड्स इन बैंकिंग ऑपरेशन। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। एडवांसेस ऑफ बैलेंस शीट, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, इंटरनेट डिपॉजिट्स, इंटर ब्रांच अकाउंट्स, कैश डीडीज एंड क्लियरिंग अकाउंट्स। कितने कितने फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स हैं, कितने इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हैं। 2021, 22 और 23 तक का डेटा दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन
into this fraudulent and willful defaulter case. You can just have the glimpse of it, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत इसको ये नहीं है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 that is given on page number 6 of Business Standard. FAME 2 subsidy for EVs at only 42% of target. तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपना जो कंसर्न है वो रेज किया है. किसके लिए रेज किया है? फेम स्कीम, जो फेज़ 2 चल रहा है फेम स्कीम का, जहां पर एक सब्सिक्वेंट अमाउंट है, बोल सकते एक लार्ज अमाउंट जो है वो डिसबर्स किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और हाइब्रिड व्हीकल के लिए. तो बेसिकली 1.56 मिलियन व्हीकल्स को या हाइब्रिड व्हीकल्स या ई व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ह्यूज अमाउंट की सब्सिडी जो थी वो एलोकेट करी थी अंडर द फेम स्कीम, द सेकेंड फेज ऑफ फेम स्कीम. उसका अभी तक केवल और केवल 51.96% ही यूटिलाइज हो पाया है. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कॉस्टली हैं, उनको सब्सिडाइज किया गवर्नमेंट ने, सब्सिडी प्रोवाइड करी. कैसे सब्सिडी प्रोवाइड करी? कि वो मार्केट में वो कम प्राइस पर अवेलेबल हो, जिसके उससे उसका अडॉप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए और गवर्नमेंट का कार्बन एमिशन को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के जो भी टारगेट है वो इजीली अचीव हो. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फेम स्कीम लॉन्च करी थी. आप मुझे फेम स्कीम का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं. फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी लॉन्च की थी एंड दिस इज़ द सेकेंड फेज़. और इस सेकेंड फेज़ के भी एम्बिशियस टारगेट थे, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.56 मिलियन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लाने की बात कही गई थी. और उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट की जो सब्सिडी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को 5 साल के लिए एलोकेट करी गई थी. और ऐसा कहा जा रहा है कि अब केवल 1 साल ही बचे हैं और उस पर्टिकुलर जो एलोकेशन का केवल और केवल 51% ही केवल जो है वो यूटिलाइज कर पाई है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री. तो जो भी एलोकेटेड बजट था उसका केवल और केवल लो एक्सपेंडिचर 51% ही जो है वो मिनिस्ट्री यूटिलाइज कर पाई पिछले 4 सालों में. 5 साल के लिए एलोकेशन था, 4 सालों में केवल 51%. अब रिमेनिंग 1 ईयर में किस तरीके से रिमेनिंग 50% मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री यूटिलाइज करेगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 द एक्सपेंडिचर हैज नॉट इवन रीच्ड द हाफ वे मार्क ऑफ 2,897.84 crore, even that only 2 months left for the financial year to close. तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 23 का जो टारगेट था वो भी मिनिस्ट्री ने अचीव नहीं किया है. और अगर 2021 तक, फरवरी 2021 तक का एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखें तो केवल और केवल 1,382.9 करोड़ था. तो जो फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स हैं वो भी अचीव नहीं हो रहे हैं और जो ओवरऑल टारगेट है वो भी अचीव नहीं कर पाई है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री. तो बेसिकली कमेटी का, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना है कि इंडिया जैसे कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल अनफ नहीं है और उस केस में भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो प्रॉपर एक्सपेंडिचर या प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं बजटेड एलोकेशंस का. और इसीलिए कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि फेम स्कीम को और एक्सटेंड करना है. एक तो टारगेट जो है वो सफिशिएंट नहीं है इंडिया जैसे बिग कंट्री के लिए जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसको और एक्सटेंड करना है. इसके अलावा नए टारगेट्स देने हैं मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, नए इंसेंटिव्स देने हैं, नए मेजर्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू बूस्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसने बोला है कि जो एलोकेशन है वो एलोकेशन का एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. जो टारगेट सेट किए गए हैं फेम 2 में अप्रॉक्सीमेटली 1.56 मिलियन के, वो भी सफिशिएंट नहीं है. इंडिया की अगर हम इकोनॉमी को देखें या इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो देयर इज़ अ नीड फॉर रीवैम्पिंग ऑफ दिस फेम. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैव बीन पुशिंग द गवर्नमेंट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस फेम 2 स्कीम. बट लेट अस सी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन मानती है गवर्नमेंट या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं उनकी. फिलहाल के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन है इंडिया में वो अभी भी लो है, एलोकेशंस जो हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं. सो लेट अस सी हाउ द गवर्नमेंट विल एक्चुअली वर्क ऑन दिस इशू एंड दिस इज द स्टेट ऑफ सब्सिडी. इलेक्ट्रिक 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler and buses. Number of vehicle to be supported by government through subsidy. Actual vehicle sale कितना हुआ है और कितना परसेंटेज अचीव हुआ. तो देख सकते हैं 2-wheeler के केस में तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुआ है एलोकेशन सब्सिडी का और सबसे कम अगर हम देखें तो
फोर व्हीलर के केस में ओनली 10% ही यूटिलाइजेशन हुआ है। सबसे अच्छा ई बसेस और टू व्हीलर के केसेस में देखने को मिल रहा है। थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में 10 to 15% का केवल और केवल यूटिलाइजेशन है टारगेट अचीव किया है मिनिस्ट्री ने। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। OMCs गेट ₹800 करोड़ टू सेट अप ओवर 7K चार्जिंग हब। तो ये भी फेम जो स्कीम है, फेम 2 स्कीम है, उससे ही रिलेटेड है। ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए सेंटर ने मंडे को अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ रुपए सेंक्शन किए हैं। किसके तहत? फेम 2 के तहत टू 3 पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो OMCs को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर की, माइंड इट नॉट प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की या स्टेट ओन जिसको भी हम बोलते हैं, उनको 800 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ने दिया है। किस लिए दिया है? फॉर सेटिंग अप अप्रॉक्सीमेटली 7,400 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन। तो ई व्हीकल जो है या ई जो ग्रीन मोबिलिटी, उसका सब अडॉप्शन की जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चार्जिंग पॉइंट्स हैं। चार्जिंग पॉइंट्स इतने अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली अगर अडॉप्शन इंक्रीज करना है ई व्हीकल का तो चार्जिंग स्टेशंस भी देने पड़ेंगे, और उसी लिए फेम 2 स्कीम के तहत 800 करोड़ रुपए कल गवर्नमेंट ने सेंक्शन किए कि 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, जो इस पर्टिकुलर फंड को यूटिलाइज करेंगी, अप्रॉक्सीमेटली 7,500 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन प्रिपेयर करने की। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका 70% यानी 560 करोड़ जो है वो मिनिस्ट्री ने रिलीज कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को, यानी IOC, BPCL और HPCL को ये अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का सेंक्शन कर दिया गया है। तो बेसिकली अप स्ट्रीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, चार्जिंग इक्विपमेंट, इन सब के लिए अब ये जो 3 OMCs हैं ये काम करेंगे। और फिलहाल के लिए यूनियन मिनिस्टर जो है हैवी इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने वेलकम किया है और कहा है कि इंडिया जो है वो कमिटेड है इस पर्टिकुलर ग्रीन मोबिलिटी और क्लीन फ्यूचर के लिए, और बहुत जल्दी जो स्टेशंस हैं फास्ट चार्जिंग स्टेशंस ये हमें इंडिया में इंस्टॉल दिखेंगे। और इंडिया का जो एम्बिशियस टारगेट है 14,000 का पब्लिक चार्जिंग स्टेशन या फास्ट पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, वो टारगेट भी अचीव हो जाएगा। सो लेट अस सी how industry actually utilize this amount, and this is the capacity of charger, and this is the total amount that has been that is the total station that has been allocated। और IOCL, BPCL, HPCL ये हैं, ये कितना इंस्टॉल करेंगे किस कैपेसिटी के चार्जर्स को। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। PSBs may seek pause on paying government dividend। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने फ़िलहाल के लिए दे आर थिंकिंग कि वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि वो इस बार का डिविडेंड गवर्नमेंट को ना पे करें। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने जा रही हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स कि वो इस बार इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड है उसका पेमेंट गवर्नमेंट ना ले उनसे। अब रीज़न क्यों ऐसा करने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स? क्योंकि उनका जो रीज़न है, जो ये रीज़न दे रहे हैं दैट गवर्नमेंट विल अलाउ देम नॉट टू पे इट्स डिविडेंड एज दे लुक टू कंजर्व द कैपिटल उन्हें सेव करना है। अब किस लिए कैपिटल सेव करना है? बिफोर द एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच फॉर लोन प्रोविजनिंग किक्स दैट इज लाइकली फ्रॉम अप्रैल 2025। तो अप्रैल 2025 तक जो बैंक्स हैं उनको कैपिटल कंजर्व करना है फॉर लॉस बेस्ड अप्रोच फॉर लोन लॉस प्रोविजनिंग, जो कि अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया था ऑन दिस एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच फॉर लोन लॉस प्रोविजनिंग, और उसी को लेकर के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर डिमांडिंग द गवर्नमेंट कि हमें प्रॉबेबली इस पर्टिकुलर लॉस जो लोन लॉस प्रोविजनिंग है इसके लिए कैपिटल कंजर्व करना है, और हम इस कैपिटल कंजर्व करने के लिए अगर आप हमें इस बार डिविडेंड ना पे करने दें तो हमारे पास ज़्यादा कैपिटल होगा इस पर्टिकुलर लोन प्रोविजनिंग के लिए।
और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हेल्थ चेकअप देखें तो दिस इज द CAR इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर डिफरेंट बैंक्स। SBI बैंक ऑफ बड़ौदा का CAR स्टैंड्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो 2025 के बाद से जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको लेकर के कुछ नए नॉर्म्स आने, उसी के लिए बैंक्स चाह रहे हैं कि जो कैपिटल है वो कंजर्व किया जाए, कैपिटल जो है वो सेव किया जाए, रिटेन किया जाए। कैपिटल रिटेन करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट मेजर है या बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट मेजर होता है कि डिविडेंड रिटेन करना, प्रॉफिट रिटेन कर लेना। और उसी प्रॉफिट को रिटेन करने के लिए जो PSBs हैं दे आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें फिलहाल के लिए आप डिविडेंड पेमेंट से रिलीज कर दीजिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सन फार्मा फ्लैग्स रिवेन्यू हिट फ्रॉम साइबर अटैक। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट ड्रग मेकर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर कौन सी कंपनी है? सन फार्मास्यूटिकल, यानी उसको हम सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या शॉर्ट फॉर्म में सन फार्मा भी बोलते हैं। उसने ये एडमिट किया है कि उसके पर्टिकुलर फाइनेंशियल यानी जो ऑपरेशंस हैं, जो रिवेन्यूज़ हैं, वो इम्पैक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। क्यों? बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक। कोई मार्केट सिचुएशन की वजह से नहीं, साइबर अटैक की वजह से। तो उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असेट्स में कई सारे साइबर अटैक हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशन इम्पैक्ट कर रहे हैं, कंपनी का जो रिवेन्यू है वो इम्पैक्ट कर रहा है। हालांकि कंपनी ने प्रोएक्टिवली अपने नेटवर्क को आइसोलेट कर दिया है, जो रिकवरी प्रोसेस है वो स्टार्ट भी कर दी है। इन सारे रिकवरी प्रोसेस की वजह से, आइसोलेशन की वजह से इवेंचुअली कंपनी का जो ऑपरेशन है वो इम्पैक्ट कर रहा है। ऑपरेशन है, सेलिंग है, वो इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो रिवेन्यू है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का ये कहना है कि इस बार जो रिवेन्यू में शॉर्टफॉल देखने को हमें मिल रहा है वो इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने आइसोलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करी, नेटवर्क आइसोलेशन की और रिकवरी की, जिसकी वजह से उसके ऑपरेशन इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन इम्पैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेलिंग और मार्केटिंग इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से रिवेन्यू इम्पैक्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया जैसे कंट्री या सन फार्मा ही इस पर्टिकुलर साइबर अटैक और रैंसम इश्यूज से परेशान है। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, थाईलैंड जैसे कंट्रीज में भी जो रैंसम अटैक हैं 2022 में बहुत ज़्यादा हुए हैं। और सिर्फ सन फार्मा में ये रैंसम अटैक देखने को नहीं मिला या साइबर अटैक देखने को नहीं मिला है, अदर कंपनीज में भी ये साइबर अटैक देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया में अप्रॉक्सीमेटली 45 साइबर अटैक देखने को मिले 22 में, इंडिया में 36, जापान में 32, ताइवान में 32 और थाईलैंड में 28। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनीज जो है अपने नेटवर्क को आइसोलेट कर रही हैं, रिकवरी रेमेडिएंट प्रोसेस स्टार्ट कर रही हैं, जिससे उनके जो बिजनेस ऑपरेशन हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। बिजनेस ऑपरेशन इम्पैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका रेवेन्यू भी इम्पैक्ट कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया टू बी डाइकिन्स बिगेस्ट प्रोडक्शन हब फॉर एक्सपोर्ट, रीजन बिहाइंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। तो इंडिया का जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर है कौन है? डाइकिन्स इंडस्ट्री। वो फिलहाल के लिए इंडिया में जो अपना प्रोडक्शन है उसको ट्रिपल करना चाह रहा है, इंडिया को एज अ एक्सपोर्ट हब डेवलप करना चाह रहा है बाई 2025। तो बेसिकली इंडिया को एज अ एक्सपोर्ट हब अपने प्रोडक्ट्स के लिए करना चाह रही है ये कंपनी। रीज़न बिहाइंड ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा उन्हें फेवरेबल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। जिस तरीके से EU और अदर डेवलपिंग मार्केट्स अपने इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को लेकर के अपने टाइट जो नॉर्म्स हैं उनको टाइट कर रहे हैं, अपने जो रूल्स हैं उनको टाइट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में इंडिया जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कंट्री है। इंडिया में थोड़े रिलैक्सेशन है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एयर मैन्युफैक्चरर के लिए, एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर के लिए इंडिया इज़ अ सूटेबल प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। सो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करेंगे बाई 4 3 गुना ज़्यादा करने की का प्लानिंग है डाइकिन्स एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर की बाई 2025, जिससे कि इंडिया से अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जा सके एयर कंडीशनर। क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वहाँ पर एनवायरमेंटल जो रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादा टाइट होना। सो इंडिया वुड टर्न इनटू अ मार्केट एज जियांट एज चाइना इन फ्यूचर पहले। और इसके अलावा जिस तरीके से पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लेकर के इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी गुड हब फॉर दिस कंपनी। अब देख लेते हैं। I think that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.